Hello students. Uh, in the last lecture we have studied about the introduction of cell. Okay, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखा था, सेल थियरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था सेल के बारे में, और उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आप लोग को एक चीज़ जितना भी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लाइक उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा, उसके 4 टाइप के शेप कौन से हैं, लाइक कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम. क्लियर. अब ये 4 शेप के साथ साथ हमने उसका साइज देखा था, कोई स्फेरिकल है, कोई रॉड शेप का है, कोई कॉमर शेप का है, कोई स्प्रिंग शेप का है. ओके, उसके बाद जो भी चीज़ें हम लोग ने बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर देखी थी, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल जो होगा, यूकैरियोटिक सेल का क्या डिफरेंस था और प्रोकैरियोटिक सेल का क्या डिफरेंस था. यूकैरियोट के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैसा होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. बट प्रोकैरियोट में हम लोग ने डिफरेंस क्या देखा था कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होगी वो वेल डेवलप्ड प्रेजेंट नहीं होगी प्रोकैरियोटिक सेल में. ठीक है, प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोटिक सेल के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे किस में इंक्लूड होंगे, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. ओके, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, लाइक बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर स्पेसिफाई हम लोग अगर करते हैं बैक्टीरियल स्पीसीज को, अगर हम लोग सिर्फ बैक्टीरियल स्पीसीज को बोलते हैं, तो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर हम लोग ने उसका पर्टिकुलर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखा था जो होता है फ्लैजेला. जैसे हमारे पास लोकोमोटरी अपेंडेजेस क्या है, ये जो आर्म्स है ना, लेग्स है, पर यहाँ पे ऐसा ना होके यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन है, फ्लैजेला एंड सीलिया. क्लियर. तो फ्लैजिला मैंने आप लोग को क्या बताया था, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला. जो लोकोमोटरी मूवमेंट करेगा उसको हम बोलेंगे फ्लैजिला. बट शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर सीलिया. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर विप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चाबुक होता है ना अपना, उस हिसाब से. उसके बाद हम लोग ने लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बात किया था, और उसके बाद हमने बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे. मैंने आप लोग को एक इमेज भी दी थी, एक मतलब आप लोग एक इमेज कंसिडर कर सकते हो बैक्टीरियल स्पीसीज का. टिपिकल बैक्टीरिया वैसा दिखेगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, एक इमेजिनरी एक स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि आउटर वॉल जो होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. ड्यू टू पॉलीसेकेराइड its nature is sticky, appearance is sticky होगा. अगर sticky है तो वो कोई भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे क्या कर सकता है, अदियर हो सकता है. क्लियर. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद दूसरा जो लेयर आएगा वो हो जाएगा सेल वॉल, एंड थर्ड लेयर इज सेल एनवेलप. तो कितने लेयर बने हमारे पास, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन. तो ये तीनों लेयर से तुम्हारा क्या बना था, सेल एनवेलप. आई बात समझ में. ठीक है, तो म्यूरेन, पॉलीपेप्टाइड एंड म्यूरेन से जो बना होगा वो उसका सेल वॉल होगा. पॉलीसेकेराइड, शुगर से जो बना होगा वो उसका आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होगा. अब ग्लाइकोकैलिक्स में भी हमने साइज के हिसाब से उसको डिवाइड किया था कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारा थिक है तो थिक ग्लाइकोकैलिक्स को तुम लोग नाम क्या दोगे, कैप्सूल. थीन होगा तो क्या नाम दोगे, स्लाइम लेयर. क्लियर. उसके बाद ये स्टडी हमारी हो गई है तो मैं इसको स्किप करती हूँ. इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि जितना भी फ्लैजेला है, मोनोट्राइकस है, अट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, ये सारा स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे होगा कि फ्लैजेला जो है वो पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज पे पोजीशन कहाँ पे है, पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे फ्लैजेला की, उस हिसाब से. इफ फ्लैजेला इज एब्सेंट देन अट्राइकस. ट्राइकस, बायोलॉजिकल वर्ड में ट्राइकोम, ट्राइकस, ये जो भी नाम आएगा वो क्या मतलब होगा इसका, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. देखो बायो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट किस हिसाब से हम बोल सकते हैं, बायो का लैंग्वेज अलग है. अगर आप लोग बायो का लैंग्वेज थोड़ा समझना स्टार्ट करोगे, लाइक हम लोग कोई पर्टिकुलर सेल बोलते हैं ना, तो सेल को यहाँ पे बायोलॉजिकल वे में क्या बोला जाएगा, साइट्स, CYTES, साइट्स, है ना. तो डिफरेंट सेल का कोई सेल बायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हो, है ना. किसके बारे में स्टडी कर रहे हो तुम लोग, सेल के बारे में स्टडी कर रहे हो. तो जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग तो साइटोलॉजी,
साइटो मतलब सेल, साइट मतलब सेल, लॉजी मतलब उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। तो हर एक पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर वो वर्ड का मीनिंग आप लोग ने समझ लिया तो आपके लिए बायो बहुत ज़्यादा इजी जाता है, बहुत ही इजी। बहुत सारे बच्चों को बायो में कंफ्यूजन होता है, पर कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो वर्ड का मीनिंग समझ लिया एक बार, मानती हूँ मैं कभी कभी बायो के वर्ड्स बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, पर उसका मीनिंग समझो। अगर मीनिंग समझ में आ गया आपको बायो का, तो आपके लिए बायो सुपर इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। सुपर इजी मतलब सबसे ज़्यादा आप बायो को लाइक करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, बैक्टीरियल स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था। और बैक्टीरियल स्पीसीज का एक जो कॉमन रिप्रोडक्शन है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, बाइनरी फ्यूजन। क्लियर? तो बाइनरी फ्यूजन ये एक बेसिक बैक्टीरियल स्पीसीज का रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। बैक्टीरियल स्पीसीज अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन से बेसिस पे करेगा? बाइनरी फ्यूजन। तो फर्स्ट में अगर लिखती हूँ, हम लोग कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल स्पीसीज। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर मैं अगर आपको बताऊं पहला, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाइनरी फ्यूजन। देखो यहाँ पे भी मैंने आप लोग को जैसे बताया, बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। फ्यूजन मतलब डिवीजन, फ्यूजन मतलब डिवीजन। मतलब सपोज ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये उसका न्यूक्लियोइड है, ये उसका प्लाज्मिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? उसका साइटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, अदर ऑर्गेनल, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरियल स्पीसीज में एब्सेंट रहता है। मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल स्पीसीज। प्रोकैरियोटिक स्पीसीज में ये एब्सेंट रहेंगे। तो जिसके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वैसे ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है। और उसका एक मैंने आप लोग को एग्जांपल भी दिया था कि वो होता है राइबोसोम। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल स्पीसीज। क्लियर है? तो देखो, न्यूक्लियोइड, अदर ऑर्गेनल एंड प्लाज्मिड, ये सारे ऑर्गेनल के अंदर आ जाएंगे। तो जब भी बाइनरी फ्यूजन होगा तो सबसे पहले ऑर्गेनल डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन में बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होने वाली है? तो बैक्टीरियल स्पीसीज अपने ऑर्गेनल को डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेगा। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल। डुप्लीकेशन किसका स्टार्ट हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल। जितने भी ऑर्गेनल हो गए वो डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर ऑर्गेनल डबल हो रहा है तो यहाँ पे ऑर्गेनल के अंदर न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड मतलब क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो क्रोमोसोम मटेरियल है, जो डीएनए है, वो डीएनए भी क्या प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन अगर आपने पहली बार सुना है अगर किसी ने, तो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए उसके पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो जो डीएनए उसके पास प्रेजेंट है बस उसी के जैसा डीएनए दूसरा बनाना है ना। फॉर्मेशन करना है उसके क्लोन का, एग्जैक्ट उसके जैसे कॉपी फॉर्म अगर होती है तो उसको हम प्रोसेस को नाम क्या देंगे? ये सिंपल वर्ड में बात हो गई। वो प्रोसेस को नाम क्या देंगे हम लोग? रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो अगर ऑर्गेनल डिवाइड हो रहे हैं तुम्हारे, तो ऑर्गेनल के साथ साथ तुम्हारा जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो भी डुप्लीकेट होना चाहिए। क्रोमोसोम मटेरियल डुप्लीकेट हो जाने के बाद अब हर एक चीज तुम्हारे बैक्टीरियल स्पीसीज के पास कितने उसमें है, कितने नंबर में है? 2 डुप्लीकेट नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा? धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा और ये सेल वॉल श्रिंक होना स्टार्ट होगा। तो यहां से सेल वॉल श्रिंक होना स्टार्ट हो रहा है। सेल वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। तो श्रिंकिंग किस चीज का होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल श्रिंक होना स्टार्ट होगा। और इस हिसाब से फाइनल श्रिंकिंग के बाद आपको एक में से कितने सेल मिलेंगे?
दो बैक्टीरियल स्पीसीज मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर सारे मटेरियल जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो सारे डुप्लीकेट होंगे और डुप्लीकेशन के बाद वो एक में से दो बैक्टीरियल स्पीसीज को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के बाद बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर बाइनरी फ्यूजन के बाद और एक प्रोसेस आता है विच इज नोन एज कॉन्जुगेशन प्रोसेस। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे देखा हम लोग ने, सेकेंड में आपको बताती हूँ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, फ्लैजेला एंड सीलिया दिस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। बिलोंग या तो फिर ये बोल सकते हैं कि फ्लैजेला और सीलिया ये लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर ही हम लोग रखते हैं। तीसरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक जो प्रेजेंट है बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जिसको बोलते हैं पिलाई, है ना, ये याद रखना पिलाई, और इसको सिंगल अगर है तो पिलस। देखो ये क्या है, सपोज ये तुम्हारा एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, ओके, ये न्यूक्लियोइड है और यहाँ पे प्लाज्मिड है। ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज है और ये दूसरा बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये भी न्यूक्लियोइड है और ये प्लाज्मिड है, ओके। तो न्यूक्लियोइड के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए, यहाँ पे भी उसका क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। कोई मुझे बता पाएगा मैंने प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था प्लाज्मिड का इंट्रोडक्शन। प्लाज्मिड के बारे में मैंने एक डेफिनेशन भी दिया था। क्या बोला जाता है इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। क्या बोलते हो आप लोग इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट है। बट एक चीज है कि दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज, सपोज इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ और इसको मैं दे देती हूँ 2nd नंबर, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज हैज फर्टाइल फैक्टर। कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है, फर्टाइल फैक्टर, फर्टिलिटी करने वाला फैक्टर, है ना, फर्टाइल फैक्टर। इफ दिस फर्टाइल फैक्टर इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज देन इट इज नोन एज F+, and if fertile factor is absent in another bacterial species then this bacterial species is F-। इसको मैंने क्या डिनोट किया, F+ से किया, इसको मैंने किससे डिनोट किया, F- से किया। समझो बेटा यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये न्यूक्लियोइड है उसका जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल है, और ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे भी है, ठीक है। बट ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज है उसके अंदर फर्टाइल फैक्टर प्रेजेंट है तो मैंने उसको नाम दे दिया F+। इसके अंदर फर्टाइल फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो मैंने उसको नाम दे दिया F-। अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज है इन दोनों के बीच में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलाई। इसको मैं क्या बोलूंगी, पिलाई। अब ये दो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर ये पिलाई फॉर्म हो गया तो इसका जो कंटेन है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। क्यों ऐसा करना है, जो भी पर्टिकुलर फर्टाइल फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा। फिर से मैं रेप्लिकेशन का क्या बोल रही हूँ कि जो भी एग्जैक्ट कॉपी होगी इसके पास वो फिर से फॉर्म होगी और वही कॉपी कहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी, जो F- है। समझ में आया, फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या होगा, जैसे ही पिलाई का फॉर्मेशन होता है, ये ब्रिज जैसे ही फॉर्म होता है दो बैक्टीरियल स्पीसीज के बीच में, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन जो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा, मतलब उसके जैसी एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगी जो इसमें भी रहेगी। और रेप्लिकेशन के बाद हो सकता है वो प्लाज्मिड भी हो, तो सपोज ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसके जैसी एक और कॉपी बन रही है। अब क्या होगा, ये कॉपी देख रहे हो धीरे धीरे, ये कॉपी अब कहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर। समझा, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होके किधर गया, दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज में, और ये जो F- था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, F+ के अंदर।
तो फर्टाइल फैक्टर रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और F माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, F प्लस के अंदर ट्रांसफर। तो मतलब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हो तो रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, डॉटर सेल के अंदर। क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन हमारा हेरिडिटी का जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग लास्ट में क्या मतलब याद क्या रखना है कि जो भी मटेरियल ट्रांसफर होगा, जो मटेरियल ट्रांसफर होना चाहिए वो कौन सा होगा, जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो पेरेंट में से जेनेटिक मटेरियल जब डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अपेंडेजिस जैसा फॉर्म हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलाई, है ना। और ये पिलाई क्या काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसका, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं अगर इसका डेफिनेशन, कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर कौन सी चीज हो रही है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्पीसीज to another bacteria through, किसके थ्रू जा रहा है, पिलाई। कौन जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल। किसका ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, पिलाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्या पता है कि कितना जेनेटिक मटेरियल जा सकता है, पूरा जेनेटिक मटेरियल जा सकता है कि सिर्फ प्लाज्मिड जा सकता है, कि छोटा सा पार्ट जा सकता है डीएनए का, कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर के अंदर भी क्रोमोसोम है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब तक पिलाई मतलब जब तक ये ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट है, जब तक है जान, यहाँ पे जान कौन है, पिलाई, तो जब तक ये ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट है तब तक ये मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। जैसे ही पिलाई का ये जो ब्रिज जैसे ही हट जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है। अब ये भी हो सकता है कि ये पिलाई यहाँ पे कंसिस्टेंट रह गया, है ना। तो क्या होगा, अगर ये पिलाई कंसिस्टेंट रह गया थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए रहता नहीं है, अगर थोड़ी देर के लिए ये पिलाई रह गया तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोइड है उसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल था वो भी रेप्लिकेशन करेगा। क्लियर। ये प्लाज्मिड है वो भी रेप्लिकेशन करेगा। तो क्रोमोसोम मटेरियल का रेप्लिकेशन मतलब न्यूक्लियोइड के अंदर का क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड दोनों मिक्स होके कहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे, ये दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर। और जब ऐसा होता है कि जब ये न्यूक्लियोइड के अंदर का क्रोमोसोम भी और प्लाज्मिड के अंदर का क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट होके दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज में ट्रांसफर होगा, तो ये बैक्टीरियल स्पीसीज क्या बनेगी, HFR स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन बनेगी, स्ट्रेन मतलब बैक्टीरियल स्पीसीज का टाइप, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रेन मिलेगी, HFR, और इसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। क्यों हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सिर्फ प्लाज्मिड का डीएनए या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड के अंदर का क्रोमोसोम मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज में, और प्लाज्मिड के अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर। तो सारा अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर दूसरे बैक्टीरियल स्पीसीज में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। क्लियर हो गया। तो पहला जो रिप्रोडक्शन था वो बाइनरी फ्यूजन, सेकेंड रिप्रोडक्शन था कॉन्जुगेशन, ठीक है। और थर्ड रिप्रोडक्शन अभी जो पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरियल स्पीसीज में वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके लिए एक एग्जांपल या एक एक्सपेरिमेंट मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्ड होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। नाम से हमको एक चीज समझ में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या, तो बैक्टीरियल स्पीसीज ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे कर सकता है,
उसका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग को दिया था वो एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। कौन सा साइंटिस्ट था? ग्रिफिथ। ये एक्चुअली तुम्हें ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर देखना होगा तो 12th की जो 12th के अंदर सेकेंड नंबर का जो चैप्टर आएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसके अंदर आप लोग को ये मिलेगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है बैक्टीरियल स्पीसीज में, वो अगर डिटेल में जानना है तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। ये 12th के अंदर भी है, तो आप अच्छे से ध्यान दो कि क्या किया है ग्रिफिथ ने, किया क्या है। ठीक है, अब देखो ग्रिफिथ ने क्या किया था। ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया तो सुना होगा। न्यूमोनिया ये डिजीज और डिजीज है, डिजीज का नाम है न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया करने वाला कॉजेटिव एजेंट जो है, कॉजेटिव एजेंट मतलब जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है, कॉजेटिव एजेंट मतलब जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है, तो वो स्ट्रेन, कॉजेटिव एजेंट, स्ट्रेन मतलब बैक्टीरियल स्पीसीज, वो बैक्टीरियल स्पीसीज को हम लोग बायोलॉजिकल नेम क्या बोला जाता है? स्ट्रेन। ठीक है, तो वो स्ट्रेन कौन सा था जिसने न्यूमोनिया किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये साइंटिफिक नेम है बैक्टीरियल स्पीसीज का साइंटिफिक नेम। एक्चुअली ये ऐसे लंबा लिखा जाता है, मैंने आप लोग के, ठीक है चलो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ऐसे लिखा जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ओके बेटा, ये ऐसे लिखा जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो जो यहाँ पे कोकस नाम दिख रहा है तुम लोग को, अब फटाक से बताओ मुझे कोकस मतलब साइज कैसा होगा इसका, शेप कैसा होगा, शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। गुड। डिप्लो मतलब कितना? 2। तो यहाँ पे जो 2 ऐसे पेयर के अंदर कोकस होंगे, बैक्टीरियल स्पीसीज पेयर में होंगे। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया। न्यूमोनिया कॉज कर रहा है इसलिए न्यूमोनी नाम दिया हुआ है। तो हमारे पास जो न्यूमोनिया कर रहा है वो बैक्टीरिया मिल गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब करना क्या है, हमने नहीं किया है, किया किसने है? ग्रिफिथ ने किया है। उसने क्या किया है? माइस पे एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी की उसके पास, डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरियल स्पीसीज के उसके पास 2 टाइप्स है। एक का नाम है एस टाइप और दूसरे का नाम है आर टाइप। ध्यान से देखना प्लीज। एस टाइप को हम बोलते हैं स्मूथ और आर टाइप को हम क्या नाम, आर क्यों दिया है? बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। ठीक है, एक बैक्टीरियल स्पीसीज का जो आउटर सरफेस है, ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये जो फर्स्ट नंबर का बैक्टीरियल स्पीसीज है, वो स्मूथ क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस कैसा है? स्टिकी अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, स्मूथ है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, और रफ सरफेस के अंदर जो आउटर लेयर है वो कैसा है? थीन आउटर लेयर। और टेक्सचर कैसा है उसका? टेक्सचर उसका रफ है। टेक्सचर कैसा है उसका? रफ है। ओके, तो ये देखने में स्मूथ लग रही है, ये देखने में रफ लग रही है। अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये जो टाइप होगा ये पॉइजनस है। ठीक है, पॉइजनस मतलब क्या हो जाएगी कि ये डिजीज को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियल स्पीसीज, डिजीज कॉज करेगा। और ये बैक्टीरियल स्पीसीज से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ये रफ टाइप से अगर बैक्टीरियल स्पीसीज से इन्फेक्शन हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, डिजीज कॉज नहीं होगा, डिजीज कॉज नहीं होगा। समझो अच्छे से, इसी पे सारा बेसिक है। जो एस टाइप होगा स्मूथ, स्मूथ है मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉइजनस है। कैप्सूल, थिक कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है, ये डिजीज को कॉज करता है, डिजीज करता है। न्यूमोनिया, अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो न्यूमोनिया डिजीज हो जाएगा। एस टाइप के डिप्लोकोकस न्यूमोनी का इन्फेक्शन अगर हुआ तो डिजीज हो जाएगा न्यूमोनिया। आर टाइप से अगर इन्फेक्शन होगा तो डिजीज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रिफिथ ने क्या किया है कि माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। उसने कंडीशन ली है
कितनी कंडीशन ली हुई है ग्रिफिथ ने? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पे सपोज ये तुम्हारा माइस चूहा है, ठीक है, एक, और उसको इंजेक्ट किया गया है। ये चूहे को किसके थ्रू इंजेक्ट किया गया है? तो इसको इंजेक्ट किया है आर टाइप से। इसको किससे इंजेक्ट किया है? आर टाइप। अब तुम लोग बताओ मुझे, आर टाइप मतलब कौन सा टाइप था? रफ टाइप, ठीक है। अगर आर टाइप रफ टाइप है तो ये आर टाइप से अगर इंजेक्ट करोगे, माइस के अंदर इसका इंजेक्शन डालोगे, तो माइस का क्या होगा? डेथ होगी कि सरवाइव कर जाएगा माइस? ऑब्वियसली यहाँ पे माइस कैसी कंडीशन में है? लिविंग कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेथ नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन में ये माइस है, यहाँ पे मैंने इंजेक्शन दिया उसको। किसका इंजेक्शन दिया है मैंने? यहाँ पे उसको एस टाइप से। तो माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तीसरी कंडीशन देखो, ये माइस है, इसको इंजेक्शन दिया है मैंने। क्या डाला मैंने इंजेक्शन में? कि यहाँ पे मैंने हीट किल्ड एस टाइप डाला। समझो ये चीज को, मैंने एस टाइप को हीट देके मार दिया है। एस टाइप बैक्टीरियल स्पीसीज को मैंने हीट दी और उसको मार दिया है। तो अगर एस टाइप बैक्टीरियल स्पीसीज हीट देके मेरे ऑलरेडी मर गए, तो उसको अगर मैं माइस में इंजेक्ट करती हूँ तो मेरे माइस की डेथ नहीं होगी। ये कौन सी कंडीशन में रहेगा? लिविंग स्टेट में रहेगा, उसकी डेथ नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ तुम्हें कि फोर्थ कंडीशन में क्या होगा। देखो फोर्थ कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये माइस के अंदर जो भी इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं वो किससे बना हुआ है? ये आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप। मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे बताओ कि अब यहाँ पे होगा क्या। सोचो थोड़ा सा, पहले ये 3 कंडीशन देख लो। आर टाइप को इंजेक्ट किया, माइस को कुछ नहीं हुआ। एस टाइप को इंजेक्ट किया, माइस मर गया। एस टाइप को इंजेक्ट किया, पर यहाँ पे जो एस टाइप थे वो कैसे थे? हीट किल्ड एस टाइप, ठीक है। यहाँ पे भी लिविंग कंडीशन में है। अब तुमने क्या किया है? फोर्थ में आर टाइप को डाला है और हीट किल्ड एस टाइप को ऐड किया हुआ है। अब बताओ क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में अगर ये ऐसा देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में ये माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब तुम लोग आर टाइप कौन से फॉर्म में थे? लिविंग कंडीशन में आर टाइप था। बैक्टीरियल स्पीसीज जो हमने आर टाइप की डाली वो लिविंग थी, पर एस टाइप कैसी थी? किल की हुई थी, पर कैसे? हिट किल्ड एस टाइप था। तो जो भी एस टाइप के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होके किसके अंदर आ गया? आर टाइप के अंदर। और आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने? एस टाइप के अंदर। समझो बात को। कंक्लूजन कैसे निकला है कि some material will be transferred from heat killed S type to R type, which will change this particular R type into S type. तो वो जो मटेरियल, कोई एक पर्टिकुलर समथिंग जो था, पर्टिकुलर मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है हीट किल्ड एस टाइप में से आर टाइप के अंदर, उसको ग्रिफिथ ने नाम दिया था फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर। जो अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जीन या डीएनए मटेरियल। तो ग्रिफिथ ने हम लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, कि मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, जो मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल, पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल और ऑफ एस टाइप, पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस टाइप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हीट किल्ड एस टाइप टू आर टाइप, ठीक है। और आर टाइप को किसमें कन्वर्ट किया उसने? एस टाइप के अंदर कन्वर्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग को किसने दिया है? ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने, कि अगर बैक्टीरियल स्पीसीज के बाहर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है
तो जेनेटिक मटेरियल को कैच कर सकता है बैक्टीरियल स्पीसीज और उसके अंदर प्रोसेस हो सकती है रेप्लिकेशन की, और वो जेनेटिक मटेरियल जो बाहर का आउटर एनवायरनमेंट का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर होके किसके अंदर आ सकता है, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर आ सकता है। आई बात समझ में? तो 3 ऐसे हम लोग ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े। एक हो गया बाइनरी फ्यूजन, दूसरा हो गया कॉन्जुगेशन, और तीसरा हो गया तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन। किसके लिए? बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए। ओके, ओके, तो हमने अभी जो पढ़ा वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया। ठीक है, देखो कल के लेक्चर के अंदर, मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इस पे हम लोग ने क्या देखा था, सेल के अंदर बैक्टीरियल स्पीसीज का जो सेल है ना, उसका मैंने बहुत सारा पार्ट बता दिया था। ओके, और उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग को एक चीज बताई थी कि बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर हम लोग ने मैं अगर ये बैक्टीरियल स्पीसीज को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर हमने 3 लेयर देखे थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 लेयर देखे थे। ठीक है, जिसको आउटर लेयर मैंने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा था सेल मेम्ब्रेन। तो मैं ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप लोग देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये एक्सटेंड करके इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। अभी फिर से बताओ, इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, सेल जो बैक्टीरियल स्पीसीज के सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको अगर यहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है, एंट्री देना, सिलेक्टेड मटेरियल को ही एंटर करने देता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से कोई भी स्पीसीज को, बाहर से कोई भी एजेंट को आने देगा, ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पर्टिकुलर मटेरियल को ही अंदर आने देगा, पर्टिकुलर मटेरियल को ही एंटर होने देगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी मटेरियल को वो आने देगा, किसी भी मटेरियल को वो बाहर जाने देगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्टेड मटेरियल, ओनली सिलेक्टेड मटेरियल कैन एंटर विद इन द सेल। ठीक है, तो ये कौन सी परमिएबिलिटी देगा, सिलेक्टिवली परमिएबल। इम्परमिएबल जो होता है, इम्परमिएबल, वो कोई मटेरियल को आने जाने नहीं देगा। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल के अंदर तुम लोग के बहुत सारे ऐसे मटेरियल हो गए जो आ सकते हैं। ठीक है, और जो सिलेक्टिवली परमिएबल होंगे वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फॉर्म में होंगे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही वो क्या करेंगे, एंटर होने देंगे। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होगा, ये सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा क्या करेगा, सिलेक्टेड मटेरियल को ट्रांसफर होने देगा। ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसको अगर मैं इन्वेजिनेट करती हूँ, मैंने कल भी आप लोग को मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर मैं इसको इन्वेजिनेट करती हूँ तो इन्वेजिनेशन के बाद ये देखो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म हुआ है। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, अगर ये इन्वेजिनेशन ऐसा है तो ये क्या फॉर्म हो रहा है ना, ये तुम्हारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, या तो तुम्हारा लेमेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, ऐसा ही दिखेगा लेमेली लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक को क्या बोलोगे, लेमेली लाइक। तो ये इन्वेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन किसका हुआ है, इन्वेजिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ मुझे, हमने क्या नाम दिया था इसको, फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग ने देखा होगा सेल का, तो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने वहां पे डिक्टेट किया है, जिसको हम बोलेंगे मीजोजोम। क्या बोलेंगे बेटा, मीजोजोम। और मीजोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ मीजोजोम इज स्टिल अननोन, है ना। बट ये जो मीजोजोम है, ये रेप्लिकेशन करने के लिए, इंटरैक्शन करने के लिए, सेल टू सेल जो साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर इंटरैक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मीजोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जब भी होगा तो भी रेप्लिकेशन के लिए भी मीजोजोम का क्या है, डुप्लीकेशन, डॉटर सेल का जब बाइनरी फ्यूजन के बाद जो भी डॉटर सेल क्या होती है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तभी भी मीजोजोम का यूज वहां पे होता है। ठीक है, ये हो गया मीजोजोम के बारे में।
मीजोजोम के अलावा, मीजोजोम के अलावा जो इन्वेजिनेशन हो रहा है, मीजोजोम के अलावा जो इन्वेजिनेशन हो रहा है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको नाम दिया है क्रोमेटोफोर्स। देखो मैं आपको बताती हूँ फिर से, क्रोमा, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। जिस पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स के अंदर कलरिंग पिगमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको नाम क्या दिया हुआ है, क्रोमेटोफोर। सो स्मॉल ग्रैन्यूल्स which are responsible for pigmentation, small granules which are responsible for pigmentation are known as क्रोमेटोफोर। ठीक है, और ये जो क्रोमेटोफोर है, अगर आप लोग ने बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर देखो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन, ये सारे जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरोबियम बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके अंदर आपको क्रोमेटोफोर मिलेंगे। उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियो फियोफाइटिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलती हूँ, बैक्टीरियो फियोफाइटिन। ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे क्रोमेटोफोर्स है, जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होंगे और उसके अंदर कलर पिगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? तो मीजोजोम इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मीजोजोम के साथ साथ जो स्मॉल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल स्पीसीज की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो कौन होंगे, क्रोमेटोफोर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन। क्लियर? उसके बाद क्रोमेटोफोर के बाद एक चीज, इंक्लूजन बॉडीज है ना, इंक्लूजन बॉडीज। कौन सी बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या काम करेगा, स्टोरेज का। जैसे प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, और वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर प्लांट सेल की बात, हाँ, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर हुआ होता है, उसका जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो। पर ये कौन सा सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मटेरियल स्टोर होगा, वो स्टोर हुआ मटेरियल क्या बोला जाएगा, इंक्लूजन बॉडीज। ये भी स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर स्टोरेज मटेरियल फॉर्म हुआ होगा। तो ये जो स्टोरेज मटेरियल है वो दो टाइप का हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी, और अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो रहा है, जैसे फॉस्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। समझ में आया? अगर ग्लाइकोजन हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है, ग्लाइकोजन हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी उसको, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। तो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होंगे वहां पे। अगर फॉस्फेट स्टोर हो रहा है, अगर सल्फर स्टोर हो रहा है, तो वहां पे सल्फर के ग्रैन्यूल होंगे, वहां पे फॉस्फेट के ग्रैन्यूल होंगे। तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी हो गया, मीजोजोम हो गया। उसके बाद तुम लोग ने क्या देखा, क्रोमेटोफोर देखा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है राइबोसोम के बारे में, जो आप लोग को मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कौन से टाइप का राइबोसोम बैक्टीरियल स्पीसीज में होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो S को क्या बोला जाता है, S है स्वेडबर्ग यूनिट। S को क्या बोला जाएगा, स्वेडबर्ग यूनिट। अब देखो, स्वेडबर्ग तो साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये यूनिट दिया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट बोला जाता है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होते हैं, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए राइबोसोम का, तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। इसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉल सब यूनिट। और जो ये लार्ज पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज सब यूनिट। क्लियर है? तो देखो, ये जो राइबोसोम है ये बाउंड हुआ है, मतलब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। ठीक है, तो इसको एक यूनिट बोला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, 70S। ये अगर आप मेजर करोगे तो क्या है, ये 70S। पर अगर ये ऐसे सेपरेट होते हैं,
ये लार्ज सब यूनिट ऐसा सेपरेट है और ये स्मॉल सब यूनिट ऐसा सेपरेट है। मेनली ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे सेपरेट सेपरेट पार्ट में मिलेगा। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। अगर साइड में मैं लिख दूं तो राइबोसोम किसके लिए चाहिए? ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब क्या बनाएगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए कौन चाहिए? राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ट्रांसलेशन नहीं कर रहे तो वो ऐसे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ऐसे सेपरेट सेपरेट रहेंगे, ठीक है। तो देखो, जब लार्ज सब यूनिट को सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर मेजर किया गया तो वो कहाँ पे जाके रुके? 50S पे। और स्मॉल सब यूनिट 30S पे, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये 70S है तो ये 50-20 होना चाहिए था या 40-30 होना चाहिए था, ये तो इसको कंबाइन करोगे तो 80S हो जाएगा, है ना। पर ऐसा नहीं है। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक, सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ऐसा स्मॉल बाउल जैसा, मतलब मैं अभी बता नहीं पाऊंगी आप लोग। हाँ, एक और चीज़ बताऊंगी। सेंट्रीफ्यूज आप लोग थोड़ा सा मोबाइल में ही देख रहे हो तो आप गूगल क्रोम पे जाओ, सेंट्रीफ्यूज देखो। सेंट्रीफ्यूज देखोगे, लेक्चर के बाद देखना, अभी मत देखना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज देखोगे तो वहाँ पे ऐसा बाउल जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम लोग छोटी छोटी ट्यूब्स को रख सकते हैं। ट्यूब्स मतलब आप लोग ने ये तो देखा होगा कि जब किसी का ब्लड लिया जाता है तो सैंपल लिया जाता है छोटे ट्यूब के अंदर, वो वैसे ट्यूब्स को वहाँ पे रखा जाएगा सेंट्रीफ्यूज के अंदर और उसको रोटेशन पर मिनट पे घुमाया जाएगा, समझा। जैसे हम देखते हैं कि ब्लड को अगर पूरा ब्लड लिया जाए, ठीक है, 5 ml 10 ml ब्लड ले लिया, ट्यूब के अंदर डाला तुमने, जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 1000 रोटेशन, 1 मिनट में 5000 रोटेशन, 50,000 रोटेशन, इतने रोटेशन के बाद जब वो ट्यूब को देखोगे तुम, ब्लड वाली ट्यूब को, तो प्लाज्मा अलग होगा, सीरम अलग होगा, WBC और RBC तुम्हारे नीचे होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? डिवीजन हो गया, सारे मटेरियल का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। ब्लड के अंदर का सारे कंपोनेंट सेपरेट हो गए। तो सेपरेशन के लिए, ये सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। और जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो जिस पर्टिकुलर RPM पे ये रुका और जिस पर्टिकुलर RPM पे इसका सेपरेशन हुआ, समझ में आ रहा है, जिस पर्टिकुलर RPM पे इसका सेपरेशन हुआ उसी के नाम से 70S, 50S और 30S दिया गया है। समझ में आई बात। तो ये जो रोटेशन पर मिनट का जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे इसको 70S 30S 50S में डिवाइड किया गया है। इसको प्लस मत करना, 50 + 30 80 ऐसा नहीं है ये। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, अगर मेरा राइबोसोम एक से ज्यादा राइबोसोम ऐसे लाइन में, है ना, एक से ज्यादा राइबोसोम अगर आ रहे हैं ऐसे लाइन टू लाइन, जो प्रोटीन सिंथेसिस के एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस ज्यादा फास्ट होगी कि बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस फास्ट होगी? बहुत सारे राइबोसोम आएंगे तभी होगी। तो अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम, एक से ज्यादा, 2 से 2 3 से ज्यादा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये राइबोसोम को क्या बोला जाएगा? पॉली राइबोसोम्स। इजी है। पॉली मतलब मैनी राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आई बात समझ में। तो अगर मैनी राइबोसोम्स इन्वॉल्व है तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया? पॉलीराइबोसोम। क्या बोला इसको मैंने? पॉलीराइबोसोम। जो प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर। तो ये हम लोग ने अभी बात की किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। कौन से टाइप का राइबोसोम होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। तो देखो, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन हो गया। बैक्टीरियल स्पीसीज ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप दोनों टाइप के हो सकते हैं। रेस्पायरेशन की अगर बात करें, ठीक है, बैक्टीरियल स्पीसीज के भी टाइप्स है रेस्पायरेशन के लिए। फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव अनएरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड ऑब्लिगेट अनएरोबिक। देखो, अगर एरोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल स्पीसीज कैसे? एरोब्स।
एंड अनएरोब। अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो एरोबिक बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को कंपलसरी किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो अगर उनको सरवाइव करना है, रिप्रोडक्शन करना है, उसका कोई भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करना है बैक्टीरियल स्पीसीज को, और वो अगर एरोबिक है तो उसको रिक्वायरमेंट किसकी होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर बैक्टीरियल स्पीसीज अनएरोबिक है, जैसे फर्मेंटेशन के बैक्टीरियल स्पीसीज जो हो गए वो अनएरोबिक हो गए, तो अनएरोबिक बैक्टीरियल स्पीसीज में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। अब इसके अंदर भी इसके दो टाइप है। किस हिसाब से? एक हो जाएगा फैकल्टेटिव और दूसरा हो जाएगा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब अगर ऑब्लिगेट है मतलब कंपलसरी उसको वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्लिगेट एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा, विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं करेगा। बट फैकल्टेटिव है, ऑक्सीजन रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी वो थोड़े कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकेगा। उस हिसाब से सेम एनारोबिक के लिए भी है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए एरोबिक के लिए आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीजन कंपलसरी लगेगा। अनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके बेसिस उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको फैकल्टेटिव एरोबिक और अनएरोबिक एंड ऑब्लिगेट एरोबिक और अनएरोबिक ऐसे 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। ओके। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्पीसीज था उसके बारे में जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी जानकारी थी, यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट खत्म होती है। और बैक्टीरियल स्पीसीज से भी 3 to 5 माइक्रोमीटर का बैक्टीरियल स्पीसीज है, उससे भी छोटा जो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। माइकोप्लाज्मा और PPLO ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर ऐसे आएंगे जिसके अंदर तुम लोगों को सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल मटेरियल उसका जो साइज प्रॉपर साइज गेन करके रखता है ना बैक्टीरियल स्पीसीज में, वो एब्सेंट होगा। अब तुम लोग समझो कि माइकोप्लाज्मा और PPLO के अंदर अगर सेल वॉल नहीं है तो अपना शेप और साइज क्या कर सकता है? ऑब्वियसली वो अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है। और अगर वो चेंज कर रहा है अपना शेप और साइज तो वो और ज्यादा रिस्की हो गया, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरियल स्पीसीज के साइज के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? उसका मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तुरंत आइडेंटिफिकेशन माइकोप्लाज्मा और PPLO का पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ये किसके बारे में बात की हम लोग ने? माइकोप्लाज्मा एंड PPLO के बारे में। आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कुछ भी क्वेरीज के अंदर आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, तो मैं आप लोग को उसके आंसर्स दे दूंगी। ओके। तो हम लोग जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो पढ़ने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बैक्टीरियल स्पीसीज के बाद, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे सेल वॉल। ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।